तो यार दो तरह के कोडर्स होते हैं। पहले वो जो किसी भी डीएसए की प्रॉब्लम को देख के उसको तुरंत उसको कोड करने लग जाते हैं और 2 मिनट से 3 मिनट के टाइम में वो उसको सबमिट कर देते हैं और उनको एक बारी में करेक्ट आंसर भी मिल जाता है। और दूसरे तरह के कोडर्स होते हैं आपके और मेरे जैसे लोग, जो कि किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद पहले 10 मिनट तो यही सोचते हैं कि इस क्वेश्चन के राइट डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर क्या सही स्ट्रैटेजी रहेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई भी करूँ तो क्या गारंटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी क्वेश्चन को अगर आज उन्होंने अटेम्प्ट किया और सपोज आज उन्होंने उस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ले लिया, तो फिर अगर वही सेम क्वेश्चन वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ट्राई कर रहे हैं तो फिर से वो उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाते और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो पहले ट्राई किया होगा लेकिन अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ने से लेकर उसको सॉल्व करने तक, और किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो कैटेगरी 1 मैंने आपको अभी पहले बताई थी उस कैटेगरी में हम कैसे पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जब भी हम किसी कोडिंग इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या फिर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सवाल कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कर पाएँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम 10 ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं वाइल अप्रोचिंग और वाइल सॉल्विंग एनी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर डीएसए में अपनी पकड़ अच्छे से बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आपको बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से मालूम हो, आपने उस कॉन्सेप्ट पे 5 से 10 बेसिक क्वेश्चंस किए हुए हों, और कोई भी अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप रियल लाइफ एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझ पा रहे हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए पहले ही आपको वो आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से वो आप कर सकते हैं। इसी के अलावा आप साथ ही साथ किसी भी आर्टिकल को अगर पढ़ते हैं या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या फिर आप वो कहीं पे उसके नोट्स बना सकते हैं, ताकि अगर आप बाद में कभी उस टॉपिक को रिवाइज करने आए तो आपको पूरा टॉपिक फिर से ना पढ़ना पड़े, आप जस्ट वो पॉइंटर्स देखें और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन कर सकें। साथ ही साथ इसका एक फ़ायदा और ये भी होता है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझते हैं तो उस कॉन्सेप्ट की या उस डेटा स्ट्रक्चर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से यूज़ हो रही है उसको हम और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और इंटरव्यूज़ के दौरान अगर हमारे को पूरे के पूरे कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को दिया जाए और हमने कोई एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, तो अगर हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज है तो हम खुद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइस भी कर सकते हैं, जो कि हमारे को अपर हैंड देगा रादर दैन लर्निंग और रादर दैन क्रैमिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पॉइंट नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी। आई नो बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं कि बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बट किस तरह से कंसिस्टेंट रहना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली क्या फॉलो करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा गिटहब पे एक बॉक्स होता है जिसके आपके पास स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, जिसमें अगर आप किसी भी दिन कोई कमिट करते हैं तो वो बॉक्स ग्रीन या फिर ब्लू कलर का हो जाता है। उसी तरह से कई सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको इस तरह का यूआई देते हैं, जिसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन को एक दिन पे अटेम्प्ट कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं तो वो बॉक्स जो है वो कलर हो जाएगा। तो मैं पर्सनली क्या फॉलो करता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ हर दिन वो बॉक्स जो है वो एटलीस्ट उसमें एक हल्का शेड कलर तो आ ही जाए। उससे जब आप फर्स्ट 30 डेज वो अटेम्प्ट करके देखेंगे तो 31st डे पे जब आप जाके वो वापस अपनी हिस्ट्री चेक करेंगे तो पर्सनली बिलीव मी बहुत अच्छा लगता है जब हम वो हर दिन का एटलीस्ट एक कोड देखते हैं जो हमने सबमिट किया है। बट अगर किसी भी दिन ऐसा है जिस दिन अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो उस दिन भी एटलीस्ट हमें कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ते रहना चाहिए। गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड पे कोई डिस्कस सेक्शन अच्छे से रीड करना चाहिए। कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अगर हम पढ़ पाएँ 15-20 मिनट निकाल के तो एटलीस्ट वो करना चाहिए, जिससे कि हमारे ब्रेन सेल्स ऑलवेज उस डायरेक्शन में सोचते रहेंगे कि हमें क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है। आई थिंक विद दिस
हम कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को 30 दिन तक लगातार रोज एक एक क्वेश्चन भी किया है तो 30 दिन खत्म होने के बाद आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपने अच्छी तरह से सॉल्व किए होंगे। माई पॉइंट नंबर 3 इज बी कंसिस्टेंट ओवर द कोडिंग प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस एक कोडिंग प्लेटफॉर्म से करते हैं और वहाँ से फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर जाते हैं विदाउट चेंजिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी और विदाउट कंप्लीटिंग दैट प्लेटफॉर्म और विदाउट कंप्लीटिंग दैट सीरीज कम्प्लीटली। तो कुछ लोग फॉर एग्जांपल हैकर रैंक के अगर उन्होंने 10 इजी क्वेश्चंस कर लिए तो उसके बाद वो सीधा कोड फोर्सेस के सी या डी अटेम्प्ट करने लग जाते हैं ये सोच के कि यार मैं 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी करके आया हूँ। But that is not the right approach. Always try to solve at least all the questions which are available on one platform as much as you can before jumping to any other platform, because हर प्लेटफॉर्म की अपनी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती है और उनके जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू अगर आपने देखा कि नहीं यार ये XYZ कोडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, तो आप उस पर जंप कर गए रादर कि आप जो कोडिंग प्लेटफॉर्म को अभी करंटली यूज़ कर रहे थे उस पर क्वेश्चंस को कंप्लीट किए बिना। इससे ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा प्लस आपका मोराल डाउन होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर एक प्लेटफॉर्म के आप इजी क्वेश्चंस करके दूसरे प्लेटफॉर्म के अगर आप हार्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो वो फर्स्ट टाइम में ना निकले और उससे आप डिमोटिवेटेड फील करें और आप क्वेश्चंस करना ही बंद कर दें और उस चक्कर में फिर आप कोडिंग प्लेटफॉर्म को ब्लेम करेंगे रादर दैन ब्लेमिंग द स्ट्रैटेजी दैट यू आर ट्राइंग टू फॉलो। ठीक है, तो अब हमने अपने लिए एक राइट कोडिंग प्लेटफॉर्म सोच लिया है। अब बारी आती है कि हमें क्वांटिटी या क्वालिटी किसको प्रेफर करना चाहिए। आई प्रेफर कि हमें ऑलवेज क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने 1000 क्वेश्चंस कर भी लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू में 1001वां क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग रादर देन द क्वांटिटी। ये कोई स्कूल का एग्जाम या फिर स्कूल का असाइनमेंट नहीं है कि अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इंटरव्यू में। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द गुड क्वालिटी क्वेश्चंस दैट यू हैव सॉल्व। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप एक्चुअली में अपने ब्रेन सेल्स को वर्क करा पाए हैं और अगर आप एक्चुअली में उस क्वेश्चन की अप्रोचेस खुद से डिवाइस कर पाए हैं तो दैट वन क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 50 अदर क्वेश्चन जो आपने क्वांटिटी को पूरा करने के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप सही प्रपोर्शन में क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को प्रेफरेंस दें और सही क्वेश्चंस करें। व्हाट आई ट्राई टू फॉलो इज कि अगर आप दिन में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप हमेशा 5 क्वेश्चन ईजी, 3 क्वेश्चन मीडियम और 2 क्वेश्चन हार्ड करें किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे। उससे इजी क्वेश्चंस करने पे आपको वो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, मीडियम क्वेश्चंस करने पे आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उस डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हार्ड क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको एक्चुअली में वो क्वेश्चन को, वो डेटा स्ट्रक्चर को इन एंड आउट अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। दिस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप राइट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर करके उस पर प्रैक्टिस करें रादर देन सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जस्ट टू बीट योर फ्रेंड हु हैज सॉल्व्ड 500 क्वेश्चन और 600 क्वेश्चंस ऑन एनी अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 5 की कि किसी भी क्वेश्चन के लिए जो हमें हिंट्स दिए रहते हैं, जो भी हमारे पास एडिटोरियल्स दिए रहते हैं, हम उसको किस तरह से यूज़ करें। तो आई पर्सनली फील कि हमें कोई भी हिंट या फिर एडिटोरियल तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक हम उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं और हमें पता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन अब नहीं होगा, मैं कितने भी अप्रोचेस ट्राई कर लूँ या फिर मैं कितने भी सॉल्यूशंस ट्राई कर लूँ। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपके पास 15-20 मिनट में या आधे घंटे में या 1 घंटे में आप अगर किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसके एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। बट आई पर्सनली फील कि अगर आप उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप मल्टीपल अप्रोचेस सोचेंगे, तो आप उससे क्या सीख रहे हैं कि अगर आपने 10 अप्रोचेस ट्राई करी तो आपको पता है कि हाँ ये 10 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर ये 10 अप्रोचेस इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगी, आप फिर वो 11वीं अप्रोच सोचेंगे। बट ये चीज़ आप तब नहीं कर पाएंगे अगर आप जल्दी से हिंट्स की तरफ या फिर एडिटोरियल की तरफ मूव इन कर जाएंगे।
इसीलिए ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप हिंट्स और एडिटोरियल्स का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब आपको पता है कि आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या फिर वो डेटा स्ट्रक्चर आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, या फिर आप उस चीज़ को, वो कोई ट्रिक ऐसी है जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट खुद से नहीं सोच पा रहे। टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 6, कुछ लोगों के साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनको प्रॉब्लम होता है कि वो एक क्वेश्चन को करने के बाद कुछ टाइम बाद वो क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो ये भूलने का जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत नेचुरल है, बट उसके लिए कभी भी हमें किसी भी सॉल्यूशन को या फिर किसी भी अप्रोच को लर्न नहीं करना है, किसी भी अप्रोच का रट्टा नहीं मारना है, किसी भी सॉल्यूशन को क्रैम नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन समझना है कि किस तरह से उस अप्रोच को उस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया गया है, किस तरह से राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज़ किया गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने आज, सपोज आपने अगर हिंट लेके वो क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप 2 हफ्ते बाद जब उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे तो आप वो क्वेश्चन मोस्टली भूल चुके होंगे, क्योंकि आपने वो हिंट लेके वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से, जब आपने उसको हिंट लेके सॉल्व किया है, तो आप उस क्वेश्चन के कुछ पॉइंटर्स या कुछ नोट्स जो हैं वो उस क्वेश्चन के ही एडिटर पे वहाँ पे कमेंट्स में लिख दें। कुछ भी सॉल्यूशन नहीं लिखना है, बस उस क्वेश्चन के लिए बहुत लेमन टर्म्स में आप ऐसा हिंट लिख दें, जो कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन पे आएँ तो आपको वो हिंट देखते ही, या फिर आपको वो बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल देख के आपको एकदम से याद आ जाए कि अच्छा हाँ, इसमें ये अप्रोच शायद वर्क कर सकती है, या फिर ये वाली अप्रोचेस इसमें नहीं वर्क करेंगी। तो जब भी आप दूसरी बार इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे वो 10 अप्रोचेस फिर से सोचने के लिए, जो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वो अप्रोचेस यहाँ नहीं चलेंगी। बट please never cram any solution while attempting any DSA problem, because it will not help। इंटरव्यूज में आपको सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए अगर हम क्वेश्चन की अप्रोच या फिर उस प्रॉब्लम की जो आस्क है, वो आस्क आप किस डेटा स्ट्रक्चर से या फिर किस एल्गोरिदम की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। My next point number 7 is try to solve some puzzles and brain teasers। Geeks for Geeks और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ब्रेन टीजर्स, कुछ पजल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि हम डेली अगर 1-2 पजल्स भी सॉल्व करें तो उससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। उससे हम किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर किसी भी सराउंडिंग की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हैं और उसका आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोच पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो कि सिंपली एक ब्रेन टीजर की तरह से होते हैं, और आप उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस तरह के अतरंगी क्वेश्चंस पहले कभी सॉल्व किए हों। इस तरह के ब्रेन टीजर प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो हमेशा आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और आपकी जो क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 8 बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल का कलर, एक बॉल का वेट डिफरेंट है बाकी सबसे। आप उसको किस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ वेज में चेक करेंगे कि उसमें कौन सी बॉल जो है वो डिफरेंट वेट की है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस डेली 1 या 2 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं तो उससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी थिंकिंग एबिलिटी को और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। पॉइंट नंबर 8 इज़ माई फेवरेट, विच इज़ पेयर प्रोग्रामिंग। आई नो बहुत सारे लोगों ने अब आजकल स्टार्ट किया है पेयर प्रोग्रामिंग करना, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, बट आई विल स्टिल ट्राई टू ब्रिंग अप दिस पॉइंट कि पेयर प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर कोडिंग स्किल्स। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी जूनियर के साथ, अपने किसी सीनियर के साथ या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिले किसी भी इस तरह के पर्सन के साथ अगर आप कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लर्न करते हैं, तो वो आपको और बेटर तरीके से उसको समझने में हेल्प करेगा। पेयर प्रोग्रामिंग के फ़ायदे बहुत सारे हैं। पहला ये कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपके अंदर हमेशा एक कॉम्पिटिटिव भावना रहेगी, जिसमें आपको ये रहेगा कि यार मुझे ये क्वेश्चन उससे पहले सॉल्व करना है, या फिर जितने क्वालिटी के क्वेश्चंस उसने सॉल्व किए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आज सॉल्व करके दिखाने हैं। और किसी दिन अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है क्वेश्चंस करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आपका फ्रेंड आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं यार 5 क्वेश्चन करते हैं, आज ज़्यादा नहीं करते बट 5 करते हैं।
तो किसी दिन आप उसको मोटिवेट करोगे, किसी दिन वो आपको मोटिवेट करेगा। इसी तरह से अगर आपने किसी क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, आपने किसी तरह से उसको सॉल्व किया है, तो उसके सॉल्यूशन आप अपने फ्रेंड के साथ उसकी अप्रोच डिस्कस कर सकते हैं। उससे आपको उसकी थिंकिंग एबिलिटी का भी पता लगेगा कि उसने किस किस अप्रोचेस से इस क्वेश्चन को सोचा था और आपने किस किस तरह से इस क्वेश्चन को सोचा था। तो उससे आप अपने थॉट्स जो है वो कंबाइन करके अपनी जो थिंकिंग है वो और बिग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम हमेशा हेल्दी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, कि ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन हेल्दी कंपटीशन बिटवीन योर पीयर्स और विद हुएवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट मैटर एट द एंड। व्हाट विल मैटर इज कि आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या सीखा है, और उन क्वेश्चंस का जो आपने टेक अवे है वो किस तरह से आप अपने इंटरव्यूज़ में, किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन्स में, या फिर किस तरह से आप उसको कहीं भी यूज़ कर पा रहे हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आप अभी के लिए तो अपने कॉलेज की या फिर अपने इंस्टीट्यूट की रैंक 1 में आ जाओगे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ दोगे, बट जब बात एक्चुअल इंटरव्यूज़ की आएगी ना, तब आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सॉल्व ना कर पाओ क्वेश्चंस, क्योंकि आपने हेल्दी कंपटीशन नहीं मेंटेन किया था। आपने खुद के साथ ही थोड़ा सा चीटिंग किया था कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करके मैं ना टॉप पे रहता हूँ, तो उससे मेरी बढ़ाई होगी बहुत, मैं बहुत ज़्यादा कूल लगूंगा अगर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रखे होंगे तो। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। Always try to maintain healthy competition whenever you are doing pair programming as well, and whenever you are solving questions alone. अगर आप अकेले भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भी मेक इट इन योर कॉन्शियंस कि आप कभी भी खुद को चीट करके, सॉल्यूशंस देख के, या फिर किसी भी और का सॉल्यूशन ना छाप के आप उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने का ट्राई करें, रादर देन ऑलवेज ट्राई कि आप उस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं, उस क्वेश्चन को अपनी ईगो से कनेक्ट करके सॉल्व करने का ट्राई करें, और ऑलवेज ट्राई कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही वहाँ से उठे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 10 कि एक्चुअली में ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस तो किए, लेकिन इन सब के बाद भी कौन एक्चुअली में सक्सीड होता है। तो द पर्सन हु एक्चुअली डू ऑल द थिंग्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो एक्चुअली में सक्सीड होते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि जो कोडिंग में बहुत ही अच्छा है, जो कैटेगरी 1 है, जो हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, वही हमेशा सक्सीड होंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, आपने अपना जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरह से आपने वो क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू में, रादर दैन जस्ट डूइंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर किसी भी क्वेश्चन पे गिव अप कर देना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड सम मीनिंगफुल इनसाइट्स किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन अपने लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स कि आप इनमें से कौन सी चीज़ ऑलरेडी यूज़ करते हैं, या फिर कौन सी अप्रोच को अब से आप अपनी कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस कि इसके अलावा ये और पॉइंट्स भी ऐड होने चाहिए थे, तो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन दी कमेंट्स एज वेल। एंड एज यूजुअल आई विल पोस्ट सम ऑफ द जॉब ओपनिंग्स in the comments and in the description box so that you can go and apply for the applicable job for you. If you are not already subscribed, please subscribe to my channel. Feel free to hit the like button. See you in the next video. Thank you. Bye bye.